हम सभी ने कभी न कभी अपनी लाइफ में ऐसा सपना देखा होता है जहाँ पे हम बहुत सारे पैसे कमाएं और अपनों को खुश करें। और कई बार हम इन पैसों को कमाने के लिए अपनों से दूर भी हो जाते हैं, पर आखिरकार किस हद तक हमें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, यही जानने मिलेगा हमें आज की सच्ची कहानी में। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल अनटोल्ड स्टोरीज पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द गॉड लाइफ मूवी की एक्सप्लेनेशन को। कहानी शुरू होते ही हम नजीब और हकीम नाम के एक बंदे को देख पाते हैं। ये दोनों ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सऊदी अरेबिया के लिए आज ही निकल जाते हैं। निकलने के बाद जब वो वहाँ पे लैंड करते हैं तो उनको जो कंपनी में काम मिला था वहाँ से कोई लेने नहीं आता, जो जान के उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। प्लस में वहाँ पे कोई ऐसा बंदा था भी नहीं जिनको हिंदी आती हो, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बंदा मिलता है जिसे हिंदी आती थी। वो उन्हें बताता है कि आज तो फ्राइडे है, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज बंद ही होती है यहाँ पे, तो शायद वो कंपनी भी बंद हो, तो तुम्हें आज यहाँ पे कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अभी तो तुम्हें कोई लेने नहीं आ सकता ना। ये सब सोचते हुए वो बंदा तो यहाँ से निकल जाता है और ये दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं, किसी का वेट करने लगते हैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तभी कुछ देर में उनके पास एक कफील आ जाता है। अभी कफील क्या है हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। तो ये इन दोनों से उनका आईडी और पासपोर्ट ले लेता है। उनको वो एक लोडिंग ट्रक में बिठाता है। ये जान के इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उनको तो ऐसा बताया गया था कि वहाँ पे एसी बस होंगे और अच्छे अच्छे रूम्स होंगे, पर यहाँ पे ऐसे उनको पिकअप किया जा रहा है। खैर, वो यहाँ पे कफील को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, पर कफील को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है और वो इन दोनों को यहाँ से लेके जाने लगता है। और कुछ ही देर में आगे जाने के बाद वो हकीम को नजीब से अलग कर देता है और उसको किसी दूसरे ट्रक में बिठा देता है और नजीम को वो अपने साथ एक जगह पे लेके जाता है। इस जगह पे बस चारों तरफ रेत ही रेत थी और उसमें कड़कड़ाती ठंड। तो वो एक टेंट में जाके सोता है। सोते ही उससे अपने गांव की याद आती है, जहाँ पे वो एज अ सॉइल कंसल्टिंग का काम करता था। वो वहाँ की इम्पोर्टेंट जो मिट्टी होती हैं उनको साफ़ करके सप्लाई करने का काम कर रहा था और वहाँ पे बस चारों तरफ पानी ही पानी था। पर शायद इतनी इनकम उसके लिए इनफ नहीं थी, तो उनके एक जान पहचान वाले थे जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। तो उसने भी ऐसा सोचा कि वो भी अभी सऊदी अरेबिया में काम करेगा, जिसके लिए उसे पहले 30,000 रुपये देने थे। तो वो ये सोच के दे देता है कि आखिरकार जब वो सऊदी अरेबिया जाएगा वो तो बहुत सारे पैसे कमाएगा, तो सब शॉर्ट हो जाएगा। और उसकी वाइफ होती है शीनू, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है। पर ये सपने के बीच में ही कफील उसको लात मार के उठा देता है और उसको बाहर जाने के लिए सोने को बोलता है। सुबह उठते ही नजीम देखता है कि वहाँ पे एक बंदा है जो थोड़ी थोड़ी हिंदी जानता है और वो वहाँ पे बकरियों का दूध निकाल रहा है। वो उसको कुछ बोलता है जो नजीम बिल्कुल ही समझ नहीं पाता। तो वो उसको एक दूध का कैन देता है। नजीम को तो ऐसा लगता है कि वो उठा है तो उसको दूध पीने के लिए मिल रहा है, पर वो दूध जब वो पीने लगता है तो दूसरा बंदा उसे मना करके उसको कफील को देने के लिए बोल देता है। यहाँ से नजीम फिर से जाता है कफील के पास और उसको दूध देता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो गलती से यहाँ पे आ गया है, वो तो कोई नौकरी करने आया था, यहाँ पे रहने के लिए नहीं। पर कफील को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उससे वो दिन रात मजदूरी करवाने लगता है। और खाने में भी सख्त मोटी रोटी उसको मिलती है, जिसके साथ कोई सब्ज़ी भी नहीं थी, तो वो पानी में डुबो डुबो के वही रोटी खाता है। और दिन में वो अभी भेड़ बकरियों के साथ रहने लगता है। रात होते ही वो उस बंदे से पूछता है कि वो कितने वक्त से यहाँ है या फिर उसका नाम क्या है, पर उस इंसान को अब कुछ भी याद नहीं, जो जान के उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी उसकी आंख लग जाती है
और वो पहुंच जाता है अपनी सीनू के पास, अपने सपनों में, अपने ख्यालों में, जहाँ पे उसने ऐसा फैसला किया था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी प्रॉपर केयर करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा। पर अभी तो इस बीहड़ में वो फंस गया है। सुबह होते ही जब उसका प्रेशर बनता है तो वो पॉटी करके जब पानी से साफ़ करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे वहीं कफ़ील आ जाता है और उसे मना कर देता है कि उसके लिए ऐसा कोई पानी नहीं है, वो रेत से ही अपना काम चलाए। तो वो जो दूसरा बूढ़ा आदमी होता है वो उसकी हेल्प करता है और रेत से ही उसको मजबूरन साफ़ करना पड़ता है खुद को। उसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पे भेड़ बकरियों के लिए पानी आता है। जो टैंकर वाला होता है उससे भी नजीम काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, उसे कुछ समझाना चाहता है, पर तभी कफील वहाँ पे आके उसको गन पॉइंट पे ले लेता है और उसको कुछ सुनने के बजाय उसे काम करने के लिए ही बोलता है। तभी कफील फिर से याद करता है कि वो कैसे अपने वाइफ के साथ पानी में खेला करता था, मस्ती करता था, पर यहाँ पे तो चारों ओर बस रेत ही रेत, रेत ही रेत। और कहाँ उसका प्यार, उसकी प्यारी शीनू जो उसके साथ हमेशा प्यार से रहती थी, और कहाँ पे ये अकेलापन, ये खामोशी, ये तन्हाई। शायद वो सोचता है कि वो गलती से इस कफील के पास आ गया है, काश वो उस दिन अपने डॉक्यूमेंट उसको ना देता और वो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाता, और शायद उसकी लाइफ ऐसी ना होती। इन्हीं सभी सोच में धीरे धीरे वो यहाँ का काम संभालने लगता है। वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसको कहीं पे भी नहीं दिखता, जिस वजह से वो धीरे धीरे अभी भेड़ बकरियों को संभालने लगता है। इसी दौरान कफील भी उसको बहुत सारे काम करवाने लगता है, जिस वजह से उससे कुछ भी याद नहीं रहता। एक अरसे बाद जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो एक पल के लिए खुद को ही नहीं पहचान पाता। बढ़ी हुई दाढ़ी, बाल उसे समझा रहे थे शायद बहुत अरसा बीत गया हुआ है यहाँ पे आए, और कब तक यहाँ पे रहना है वो भी कुछ पता नहीं, और शायद उसकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। पर क्या वो इस लाइफ के लिए यहाँ तक आया था? यही सोच के वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर जब वो पहाड़ी पे पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ चील हैं जो एक जगह पे गिरे हुए हैं। जब वो वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे उसी बूढ़े इंसान की लाश थी जो कभी उसका साथी था, जो जान के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि कहीं उसका भी अंजाम यही तो नहीं होगा, और वो फिर से डर जाता है और वहाँ से निकलने का फ़ैसला करता है कि चाहे जो भी हो वो यहाँ पे अपनी लाइफ नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे नजीम फ़ैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो वो यहाँ से एक दिन ज़रूर निकल जाएगा। इसी सोच में वो हर दिन कुछ नया रास्ता सोचने का तरीका ढूंढता, और साथ ही साथ वो अपनी वाइफ का दिया हुआ अचार हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खाता। इसी दौरान एक दिन जब वो भेड़ों को चराने जाता है तब वो वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लेता है, पर उसे पता नहीं था कि कफील दूर से उसे देख रहा है। जब वो भागने की कोशिश करता है कफील उसके पीछे आ जाता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है, और साथ में उसको एक टांग भी उसकी तोड़ देता है, जिस वजह से वो दोबारा कभी भागने की कोशिश ना करे। नजीम ऐसे ही यहाँ पे कुछ और वक्त बिताता है। यहाँ पे रहते रहते उसे शायद कई साल हो गए हैं, पर उसे कुछ याद नहीं, और यहीं पे उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल गंवा दिए, ऐसा वो सोचता है। और उसी सोच में वो फिर से अगली सुबह अपने काम के लिए निकल पड़ता है। इस बार भेड़ों को चराते चराते वो कहीं अलग ही दिशा में चला जाता है, तो वहाँ पे अचानक ही बारिश जैसा माहौल बन जाता है, जिस वजह से यहाँ से नजीम एक पहाड़ी के अंदर छोटी सी गुफा के पास चला जाता है ना। यहाँ पे जब वो जाता है तो उसे एक जाने पहचाने गाने की आवाज़ आती है। शायद ये उसी की लैंग्वेज में गाया हुआ गाना है, जिसका मतलब कि कोई अपना उसके आसपास है। तो ये सोच के ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। थोड़े आगे जाते ही उससे
आज कई साल बाद हकीम मिलता है। हकीम का हाल भी उसी तरह बेहाल है। उसे भी अपना होश नहीं और वो कहता है कि भैया, आपको मैंने बहुत अरसे से नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब थी। मैं पहले किसी और कफ़ील के पास था और अब किसी और कफ़ील के पास हूँ, पर मैंने आपसे मिल लिया है, तो अब मुझे मौत भी आ जाए तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। और अभी यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद हकीम फिर से कोशिश करके नजीम को एक चिट्ठी भिजवाता है, जिसमें वो लिखता है कि उसे एक तीसरा बंदा इब्राहिम, जो भी इनकी तरह स्लेवरी कर रहा है, उसने बताया कि उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। तो एक दिन ये सभी यहाँ से साथ में निकल जाएंगे। जब यहाँ के किसी बड़े कफील के बेटी की शादी होगी तो ये साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। नाउ यहाँ पे हम इब्राहिम को देख पाते हैं, जो भी इंडिया से नहीं है, पर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा है इन कफीलों का, जिस वजह से ये तीनों निकलने का फैसला कर लेते हैं। नाउ जब उस रात को सभी कफील चले जाते हैं अपने अड्डे से, तो अगली सुबह आज कई सालों बाद नजीम पानी से नहाता है। एक अरसा हो गया था, उसे एक सुकून मिलता है। वो अपने वही पुराने कपड़े पहनता है जो पहन के यहाँ पे आया था, पर पैंट बहुत ही ज़्यादा ढीली हो गई। उसका बहुत ज़्यादा वज़न कम हो चुका है और वो अपने आप को एक बदतर हालात में देखता है। जाने से पहले वो एक बार फिर से वहाँ के सभी भेड़ बकरियों से भी मिलता है, क्योंकि उसके अकेलेपन में उसका वही सहारा बनी थी। और इन सब को अलविदा करके वो यहाँ से निकल जाता है। नवरात होते ही ये तीनों यहाँ से साथ निकलने का फैसला कर लेते हैं, एक लंबे सफ़र की ओर। ये लोग चल ही रहे होते हैं, पर इनको प्यास लगती है, तो यहाँ से एक दूसरे कबील के खेमे में ये लोग जाके पानी पीने की कोशिश करते हैं, पर उसको पता चलता है और ये उन लोगों पे हमला कर देता है। तो ये वहाँ से भी भाग निकलते हैं, पर भागने की वजह से अभी ये अपना रास्ता भटक चुके हैं और एक गहरे रेगिस्तान में फंस चुके हैं। पर इब्राहिम अभी भी उनको बोलता है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हकीम काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, पर इन लोगों का सफ़र और भी लंबा है। इसी दौरान हकीम को अचानक ही बीच रेगिस्तान में पानी दिखने लगता है। पानी को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और वो सभी को बताता है कि देखो, पानी आ गया, पानी आ गया। ऐसा कह के वो उस और आगे बढ़ता है और जब वो पानी पीने की कोशिश करता है तो वो पानी नहीं बल्कि सिर्फ रेत और रेत थी। ये मिराज था। जब रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा वक्त इंसान प्यासा रहने लगता है तो उसे ऐसे हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। नाउ यहाँ पे आगे बढ़ते ही उनका सामना हो जाता है जहरीले सांपों से। हालांकि इब्राहिम और हकीम तो खुद को बचा लेते हैं, पर नजीम उनके बीच फंस जाता है। तो इब्राहिम उसे बताता है कि वो कुछ भी करे पर कोई भी मूवमेंट ना करे, सीधा खड़ा रहे, जिस वजह से वो सांप उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसा ही होता है और नजीम बाल बाल बच जाता है ना। यहाँ पे चलते चलते उसके पैर में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए, इतने कि वो चल भी नहीं सकता। तो इब्राहिम अपनी कोट फाड़ के उसे पहना देता है, जिस वजह से उसे चलने में आसानी रहे। पर धीरे धीरे करके हकीम अपना हौसला खो रहा है, उसे कैसे भी करके पानी चाहिए। तो यहाँ पे इब्राहिम अपने पसीने की बूंद हकीम को पिलाता है, जो भी उसको अमृत के समान लगती है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए अभी उन्हें एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है पानी। नाउ यहाँ पे आगे जाके फिर से एक बार हकीम मात खा जाता है, उसे फिर से मिराज का आभास होता है और वो वहाँ पे पड़ी रेत खाने लगता है। जब इब्राहिम और नजीम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उनसे भी वो लड़ने झगड़ने लगता है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। पर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं,
पर कुछ ही देर में हकीम को खून की उल्टियाँ हो जाती हैं रेत खाने की वजह से, और वो यहीं अपना दम तोड़ देता है। इब्राहिम बड़ी मुश्किल से नजीम को समझाता है, पर तभी कुछ देर में वहाँ पे रेत का तूफान आने लगता है, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में हकीम की बॉडी को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे नजीम बहुत ज़्यादा टूट चुका है, पर इब्राहिम उसको कैसे भी करके ज़िंदा रहने के लिए हौसला देता है ना। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, हार चुके हैं, और शायद ज़िंदा रहने की वही कोशिश उन्हें अभी सोचने पे मजबूर कर रही है। वो ऐसा सोचते हैं शायद वो वहीं पे कफील के पास रह जाते तो ज़िंदा तो रहते, पर उनका ये रिग्रेट ज़्यादा समय के लिए नहीं था। आगे जाके उन्हें एक जगह पे छिपकली दिखती है, विच मीन्स कि यहाँ पे आसपास कहीं पानी है। कुछ देर बाद इब्राहिम नजीम को पानी पिलाता है। पानी की वो एक बूंद उससे अमृत के समान लगने लगती है, और यहाँ पे इब्राहिम बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, तो वो यहाँ से कहीं आगे निकल पड़ता है अपने जूते नजीम को देके। वो एक बोतल में पानी भी भर के जाता है नजीम के लिए, जो उसके आगे के सफ़र में उसको मदद करेगा। और यहाँ से आगे का सफ़र अब अनफॉर्चुनेटली नजीम को अकेले ही तय करना है। वो धीरे धीरे पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस उम्मीद में कि ज़िंदगी कहीं तो होगी, कहीं तो होगा इस रेगिस्तान का अंत। और वो इसी के साथ चलने लगता है। चलते चलते उसकी बॉटल की बूंद का आखिरी पानी भी ख़त्म हो जाता है, और वो बॉटल लुढ़क के एक सीमेंट के रोड पे गिरती है, जिसकी आवाज़ सुन के नजीम की जान में जान आती है। उससे फाइनली रोड दिखती है, और वो तुरंत ही रोड की ओर भागने लगता है। वहाँ पे वो कुछ व्हीकल्स से मदद मांगता है, पर कोई नहीं रुकता। कुछ देर बाद एक रोल्स रॉयल्स वहाँ पे रुकती है, और वहाँ से एक शेख निकलता है, बिना इसकी परवाह कि इस इंसान के बैठने की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो नजीम को पानी पिलाता है, और यहाँ से उसको शहर में लेके जाता है। शहर में जाके वो उसको एक मलयाली रेस्टोरेंट के ओनर के पास लेके जाता है, जो नजीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और 4 साल बाद उसे उसकी फैमिली से बात भी करने देते हैं ना। यहाँ पर नजीम अपने आप को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो क्या से क्या हो गया, और अपनी फैमिली से बात करके भी उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। उसको एक बेटा हुआ है, जो भी उसे आज पता चला है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अपनी फैमिली से बात करने के बाद, पर उसे अब वापस इंडिया जाना है, और यही उसका एक गोल बचा हुआ है। तो ये इन लोगों से बातें करता है कि वो वापस आखिर इंडिया कैसे जाए, क्योंकि कफील ने तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, तो आखिरकार वो फिर से कैसे जाएगा इंडिया। जब वो जाता है पुलिस स्टेशन, तो वो उन सभी भागे हुए मज़दूरों को कैद करके रख लेते हैं, और वहाँ पे उनके कफ़ील आते थे, जो उनको पहचानने के बाद उनके साथ बहुत बुरा करते थे और उनको घसीट के लेके जाते थे। ये सोच के यहाँ पे नजीम बहुत ज़्यादा डरने लगता है कि आखिरकार वो खुद को कैसे बचाएगा, कहीं उसका भी कफील यहाँ पे आ गया तो। यही सोच के उसका जान हलक में अटका हुआ था कि अचानक ही उसका कफील उसके सामने आ जाता है, और सामने आ जाने के बाद वो उससे आगे बढ़ जाता है, तो उसकी सांस में सांस आती है, पर वो कफील दोबारा मुड़ के फिर से नजीम के पास आता है, और वो कहता है कि वो उसका सही मालिक नहीं है। यानी कि जब पहली बार यहाँ पे नजीम आया था, उसने उनके साथ फ्रॉड किया था, और शायद नजीम का मालिक कोई और है, और शायद तो ऐसा भी हो कि उसकी कंपनी वाले लेट थे, जिसका फ़ायदा इस कफील ने उठाया था, जिस वजह से उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, अथॉरिटी ना होने की वजह से उसको छोड़ना पड़ेगा। ये कह के वो कफील उसके सर पे हाथ रखता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे फाइनली
अब नजीम जा सकता है अपने घर वापस। वो उन हर पलों को याद करता है जो उसकी लाइफ के वर्स्ट डिसीजन में से कुछ एक थे, जैसे कि यहाँ पे आना, यहाँ पे बसना और अपनी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट साल ऐसी जगह पे बर्बाद करना, उसके एक सपने में जहाँ पे वो बिना जानकारी के पहुँच चुका था। इसी के साथ ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे किसी ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वंस अगेन, बी सेफ, बी अवेयर एंड लाइफ के डिसीजन सोच समझ के लेना। लव यू ऑल, बाय।